हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई चर्चा डिबेट डिस्कशन चल रहा होगा। और इसी कड़ी में चलिए थोड़ा सा हम लोग एक डिस्कशन करते हैं जो अभी 18वीं लोकसभा का जो मैंडेट आया है उसके चरित्र पर, उसके सामाजिक जो, या कहें कि समाज शास्त्रीय उसका अध्ययन या उसकी समझ हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं या उसको कैसे समझ सकते हैं। जैसा दिख रहा है उसके उसके आधार पर नहीं, बल्कि उसके जो जो दिखाया जा रहा है या जो दिख रहा है उसके अंदर की भी चीज़ों को थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जब हमने समाज शास्त्रीय कहा तो इसके पीछे एक वजह ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, क्या जो दिखाती हैं, मैनिफेस्टो में दिखाएं, नारों में दिखाएं, अपने भाषणों में दिखाएं, क्या वो वैसा ही होता है क्या? ये समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी थी उसका मैनिफेस्टो आया था, उस मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें कही गई हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस आई, उसने किस तरह से चीज़ों को कहा, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उन्होंने क्या कहा। तो एक बात तो तय है कि जो कहती हैं वो क्या कहती हैं। अब सवाल ये आता है कि जो पार्टियां होती हैं क्या उनका कुछ समाज शास्त्रीय जो हम सोशियोलॉजिकल जो उनका एनालिसिस करने का बात करें, समाज शास्त्रीय विश्लेषण करने की जो हम बात कर रहे हैं, क्यों क्या ये पार्टियां किसी वर्गीय या जातीय चरित्र को दिखाती हैं? बात तो सबकी करती हैं क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। जो इलेक्टोरल लॉ है, जो चुनाव से संबंधित कानून है, वो जाति या वर्ग आधारित बातचीत करने, चाहे उसके आधार पर वोट मांगने से रोकता है। और वो आप कहें कि संविधान या कानून के शासन का भाग है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भाग है, इसलिए वो क्लियरली कह नहीं सकती कि हम जाति आधार पर आपसे वोट मांग रहे हैं, जाति आधार पर हम टिकट बांट रहे हैं, जाति आधार पर हम काम करते हैं, एजेंडा लागू करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन क्या ये कह देने से ओपनली चाहे फॉर्मली कि हम ऐसा नहीं करते हैं, क्या उनका चरित्र ऐसा हो जाता है क्या रियल में? इसी को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। मैंडेट आ चुका है, कौन सरकार बना रहा है नहीं बना रहा है ये सब आप जानते हैं, नंबर्स आप जानते हैं। लेकिन उसके इतर हम लोग बात ये करना चाह रहे हैं कि अभी जो पार्टियां हैं, आप जानते हैं कि उनके पार्टियों के कोर वोटर्स कौन होते हैं। कोर वोटर जो कहा जाता है, मूल जो वोटर होता है वो कौन होता है? क्या उससे उनके वर्गीय और जातीय चरित्र का पता नहीं चलता है? नेता कितना भी बात कर ले, अब जैसे अभी भारत के संसद में जो भी लार्जेस्ट पार्टी है उसके नेता माननीय मोदी जी हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी का कल्याण कर रहे हैं। और ये भी दिखाते हैं कि वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्री परिषद में कितने ओबीसी के लोग हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि कैबिनेट में कितने ओबीसी के मंत्री हैं। और खास करके जो कैबिनेट का मूल स्तंभ 4 मिनिस्ट्री कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, फिनांस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स एंड होम मिनिस्ट्री। इस 4 में से कितने मिनिस्ट्री में ओबीसी का, एससी एसटी का प्रतिनिधित्व है, इसकी बात तो नहीं करते। क्या उनके ओबीसी कह देने से भारतीय जनता पार्टी में जो संघ का एक अंग है, एक ऑर्गन है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये कह देने से कि हम ओबीसी हैं
पिछड़े दलितों का प्रतिनिधित्व उनके संख्या के हिसाब से हो पाता है क्या? चुनाव तो उन्हीं के नाम पे लड़ा जाता है। टिकट सबसे ज्यादा किसको दिया जाता है? मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा उनके संख्या से भी ज्यादा किसका प्रतिनिधित्व होता है? एजेंडा किसका चलता है? संघ का चलता है या बीजेपी का जो कोर वोटर है, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास, उसका चलता है? किसके एजेंडे की बात होती है? तो आप कहेंगे कि एजेंडा की तो बात होती है गरीबों की, एजेंडा की तो बात होती है पिछड़ों की, महिलाओं की। यही तो समझना है कि इनकी बात केवल होती है, इनके एजेंडे की केवल बात होती है। वही मूल चरित्र समझना है। जब हम कह रहे हैं कि उनका कोर वोटर कौन है, उनका एजेंडा, कोर एजेंडा क्या है, वो किस पर काम करते हैं, तब आपको याद करना होगा EWS कैसे पास हुआ था, हिंदुत्व का एजेंडा क्यों बनाया जाता है, हिंदुत्व के एजेंडा को बनाने के पीछे का निहितार्थ क्या होता है। ये सवाल उठाना होगा ना कि क्या मोदी जी के बन जाने से, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बन जाने से ओबीसी लोगों का रिजर्वेशन बढ़ गया? क्या वैकेंट जितने सीट्स थे, बैकलॉग थे, वो बढ़ गया? क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आ गया, चाहे उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो गया? क्या हुआ? चलिए, मंत्रिमंडल में हमने मान लिया 27% लोगों को आपने दिया, लेकिन उसमें से कैबिनेट में कितने ओबीसी हैं? उनका प्रतिनिधित्व कैबिनेट में कितना है? जो मूल मिनिस्ट्रीज कही जाती है उसमें कितना है? आपके आर्थिक सलाहकार कौन है? क्या वो ओबीसी हैं? आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? क्या ओबीसी हैं? आपके प्रिंसिपल एडवाइजर कौन है? क्या ओबीसी हैं? साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? ओबीसी हैं? सारे मिनिस्ट्री में कितने ओबीसी हैं सेक्रेटरी? बताना पड़ेगा ना। और उसमें भी उन जातियों के बारे में भी, उन वर्गों के भी बारे में बताना होगा कि ओबीसी में भी जो डोमिनेंट हैं उनका कितना है और जो डोमिनेंट नहीं है उनका कितना है। तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्यों दिखा रहे हैं? मंत्री परिषद में मत दिखाइए, कैबिनेट में दिखाइए ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नाम लेके जो आप एजेंडा चला रहे हैं, उस एजेंडा में ओबीसी SC ST का मुद्दा कहां है, ये आपको समझना होगा और हमको समझना होगा। हम हिंदू धर्म के विरोधी नहीं हैं। हिंदू धर्म में जो आध्यात्मिकता है उसके विरोधी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जो हिंदू धर्म के आड़ में जाति व्यवस्था और जातीय शोषण को जस्टिफाई करने की जो बात करी जाती है, जाति आधार पर जिस तरह से भारत के संसाधनों में एक खास जाति और वर्ग का वर्चस्व बना हुआ है, उसका तो विरोधी होना होगा। ऐसे तो नहीं चलेगा। उसी को समझने का प्रयास करना है आपको, क्योंकि जब तक आप न्याय सुनिश्चित नहीं करेंगे सभी जातियों वर्गों के हिसाब से, उनकी परिस्थितियों को समझ के, तब तक आप एक मुकम्मल राष्ट्र नहीं बना सकते। आप कहते हैं कि हम जाति आधारित पार्टी नहीं है, जाति आधारित राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन आपका सारा का सारा कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन, आपका एजेंडा, आपकी सारी चीजें उसी आधार पर होती हैं। अब आते हैं हिंदुत्व की बात पर। किसको नुकसान है हिंदुत्व से? और आप जान लीजिए कि हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म के आधार पर राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की राजनीति है। आरएसएस कहता है कि हम राजनीतिक नहीं है, हम मानते हैं कि उससे ज्यादा राजनीतिक विचारधारा वाला बड़ा संगठन इस देश में नहीं है। वो प्योर राजनीतिक संस्था है, प्योर राजनीतिक संस्था, और जिसके मूल में निहित है
कि जो हिंदुत्व का सिद्धांत है, जो सामाजिक जो व्यवस्था का सिद्धांत है, जो हायरार्की बनाए रखने का सिद्धांत है, वो बना रहे। निश्चित तौर पर आरएसएस प्रमुख लोग जो भी होते हैं, वो लोग कभी कभी कहते हैं कि हमें दलितों पिछड़ों को उनका विकास करना चाहिए, लेकिन उस हायरार्की को खत्म करने की बात नहीं करते। अब ध्यान दीजिए, उस हायरार्की को खत्म करने की वो बात नहीं करते, वो उसे बनाए रखने की वो बात करते हैं। जब तक उस तरह के मूल्य आपके समाज में व्याप्त हैं और बरकरार हैं, कहां से ये जातीय चरित्र खत्म होगा? क्यों आरक्षण से उनको दिक्कत होती है? आरक्षण बढ़ाने से क्यों दिक्कत होती है? सामाजिक न्याय स्थापित कैसे होगा? सामाजिक न्याय स्थापित कैसे होगा? हिंदुत्व के आ जाने से ओबीसी एससी एसटी का कल्याण होगा क्या? या वो मूल्य बने रहेंगे जिसमें एक जाति के लोग अगर आपसे कम भी पढ़े हैं तब भी अपने आप को कहेंगे कि हम आपसे सर्वोच्च हैं? अंबेडकर से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा रहा क्या इस देश में? लेकिन अंबेडकर को क्या कहा गया? दलितों के नेता, दलित नेता है। उतना पढ़ने लिखने के बाद भी क्या उनको बराबरी का हक दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? इसीलिए कहते हैं अंबेडकर अपने रचनाओं में कि यहां पर वर्ग केवल आर्थिक आधार पर नहीं बना है, यहां पर वर्ग सामाजिक आधार पर निर्मित है, और सामाजिक आधार पर जो मूल्य हैं, जो मूल्य सामाजिक सांस्कृतिक बनाए गए हैं, उसके कोर में जाति है, जातीय रुचि है, इंटरेस्ट है, जिसे बनाए रखना है। और अगर उस विचारधारा के आधार पर कोई पार्टी काम कर रही है, उस विचारधारा पर आधारित अगर वो पार्टी है, वो कितना भी गरीबों की बात करे, उसके मूल में अगर इस तरह का हायरार्की है, डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी को वो कह रही है कि हमारी विचारधारा है, और लोगों से ये कहे कि नहीं नहीं हम तो सभी लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये दो अंतर विरोध जो हैं कैसे एक साथ चलेंगे? मोदी जी ने भरपूर प्रयास किया कि लोग ये समझ नहीं पाए, लेकिन लोगों ने समझा। जो बिहार ने जातीय गणना हुई, उसका भी असर दिख रहा है कि आप बात केवल ओबीसी का करते हैं, एससी एसटी का करते हैं, पिछड़ों का करते हैं, लेकिन काम आप वैसे वर्ग का करते हैं, वैसे जातियों का करते हैं जो समाज में शुरू से शोषक रही हैं, शोषण को बढ़ावा दी हैं, और आज भी चाहती हैं कि आपके नाम पर आप एक पपेट बन करके, कठपुतली बन करके उन्हीं की बात करें। लोग जागरूक हो रहे हैं, वो हक को अब समझने लगे हैं, संविधान की महत्ता को समझने लगे हैं। विचारधारा के अंदर, विचारधारा जो होती है, विचारधारा के माध्यम से क्या कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है, इसको लोग समझने लगे हैं। रोजगार, शिक्षा का महत्व वो समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आपकी जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उस विचारधारा के माध्यम से केवल आप नाम और वोट लेते हैं, काम उनके लिए नहीं करते। काम उनके लिए करते हैं जो शायद कभी वोट देने भी नहीं जाते। अपर मिडिल क्लास के बारे में सर्वे बताता है कि वो सबसे कम वोट देता है, लेकिन सारी नीतियां उसी के फेवर में बनाई जाती हैं। 1990 के बाद जिस तरह से पिछड़ा दलित में वोट के प्रति जो क्रेज बढ़ा है, सबसे ज्यादा वो वोट करते हैं, लेकिन पॉलिसी सबसे ज्यादा खराब उन्हीं के इंटरेस्ट में बनती है, उनके खिलाफ बनती है। क्यों? तो नाम आप केवल किसका लेते हैं? गरीबों का, क्योंकि उनके पास संख्या है।
और काम आप किसका करेंगे? जिस वर्ग के आप नेता हैं, आप नेता उनके नहीं हैं जो दलित पिछड़ा है, आप नेता उनके हैं क्योंकि उनका आप काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो आपको हमेशा वोट करते हैं, क्योंकि आप उनके एजेंडा को चला रहे हैं, उनके विचारधारा को चला रहे हैं। ये कांग्रेस भी करती रही है। कांग्रेस तो दलित पिछड़ों को गुलाम वोटर समझती रहती है, मतदाता समझती रही है 47 के बाद ही। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सब लोगों ने यही समझा कि ये गुलाम मतदाता हैं दलित पिछड़े, और ये लोग कांग्रेस को हमेशा वोट देते रहेंगे। लेकिन वो भी मंजर बदला 1967 में, और इस बार का जो मैंडेट आया है, इस मैंडेट में भी ये साफ साफ झलक रहा है। निश्चित तौर पर ओबीसी SC ST में भी एक मिडिल क्लास पनपा है, और वो कंप्लीटली वोट किया है बीजेपी को, एनडीए को। अपर क्लास तो कोर, अपर कास्ट, अपर क्लास तो उसका कोर वोटर रहा ही है, उसने वोट किया है। लेकिन जो लोग, जो पिछड़े दलित और महिलाएं जागरूक हो रही हैं अपने अधिकारों के प्रति, और देख रहे हैं कि संविधान के बिना, लोकतंत्र के बिना हमारा अधिकार सुरक्षित नहीं है, वो वैसे विचारधारा को नहीं वोट करेंगे जो 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 कहता है या नाम लेता है हमारा, लेकिन काम किसका करता है? अमीरों का, अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्यम वर्गों का, उच्च जातियों का। क्या ये वजह नहीं है अयोध्या या अयोध्या में चुनाव हारने का, फैजाबाद में चुनाव हारने का, चित्रकूट में चुनाव हारने का? जहां मंदिर है बड़े बड़े वहां चुनाव हारने का। लोग समझने लगे हैं, समझेंगे ही कि मंदिर मंदिर करने से पेट नहीं चलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी। इस मंदिर मस्जिद के ही नाम पर तो आपके जो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का मुद्दा है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। आपके मुद्दे ही गायब कर दिए गए। ये धार्मिक मुद्दे बनाने से किनको फायदा होता है? उनको होता है जो सत्ता में है, जो जिनका संसाधनों पर कब्जा है, जो अपर क्लास है, जो अपर कास्ट है, उसको केवल फायदा होता है। आप केवल झंडा ढोते हैं, आप केवल झंडा ढोते हैं। और ये बात जब इंडी गठबंधन ने समझा, उसको मुद्दा बनाया, और मुद्दा बनाने का नतीजा है जिसकी वजह से उनको सपोर्ट मिला, उनको मत मिले। और आज देखिए, कुछ दिनों से पूरा चर्चा चल रही है कि भागवत ने ऐसे नसीहत दी, एक आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचारक थे, उन्होंने ऐसे कहा। आप सचेत रहिए, विपक्ष को खारिज करने का ये प्रयास है, ये आपको मूर्ख बनाने का प्रयास है, ये आरएसएस का तरीका है। इसी तरह आरएसएस काम करती है, पक्ष भी बनकर विपक्ष भी बनकर। ये आपको और हमको मूर्ख बनाने का प्रयास है, ये आपको समझना होगा। ये मूर्ख बनाने का प्रयास है। आरएसएस कभी भी काम करेगी, ये हिंदू एकता की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन जब आप अधिकार की बात करेंगे ना, तो नहीं, रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर जब रिजर्वेशन होगा तो उस आर्थिक आधार पर, उस आर्थिक आधार में आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे? उस आर्थिक आधार पर तो मिडिल क्लास है ना, और मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास कौन है? अपर कास्ट है। अपर मिडिल क्लास हो जाने से क्या उसका कास्ट छूट जाता है? अगर कास्ट छूट जाता तो अपर मिडिल क्लास क्यों वोट करता बीजेपी को, एनडीए को? इतनी बड़ी परेशानियां हैं आर्थिक तौर पर, फिर भी रोजगार नहीं है। तो उनको तो रोजगार है,
क्योंकि अपर कास्ट अपर क्लास है, उनके पास शिक्षा है, संसाधन है, सब है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से सर्वे में ये बात आई कि वो लोग सेटिस्फाइड हैं कि रोजगार जितना मिल रहा है उनको सबसे ज्यादा मिल रहा है। जो दलित पिछड़े हैं उनके पास नहीं है रोजगार। तो इस राजनीति को समझिएगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आरएसएस कोई सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वह राजनीतिक संस्था है। केवल आपको और हमको ये दिखाने के लिए कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, इस तरह से वो काम करती है। वो प्योर राजनीतिक संस्था है। उसके हर मोब, उसके हर स्टेटमेंट को आपको बड़े ही गहराई से समझना चाहिए। कब स्टेटमेंट दिया जा रहा है, क्यों स्टेटमेंट दिया जा रहा है, क्या बौखलाहट है, क्या बौखलाहट है। क्या कोलिजन गवर्नमेंट बनने के बाद अब अपर कास्ट अपर क्लास का वो नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। इस बात को जानना होगा, इस बात